हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो भैया मई का करंट अफेयर देखने वाले हैं। मैंने आपसे बोला था कि भैया हम लोग करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे, मंथली वाइज कंप्लीट कर लेंगे प्रॉपर। अभी देखो आप किसी एक मैगजीन को अगर फॉलो करना चाहते हो तो जो भी मार्केट में एक मंथली मैगजीन दिख जाए, जैसे इस वक्त आपको क्रॉनिकल दिख रही होगी, दृष्टि आईएएस की दिख रही होगी, मंथली मैगजीन यूपी पीसीएस के लिए भी 2 ही मौजूद है। आप चाहो तो इनको ले सकते हो और उसको रीडिंग कर सकते हो। दूसरी बात, मैं करा दूंगा। अब देखो कराने के लिए क्या ना, थोड़ा करंट अफेयर अब मैं बताऊं। जैसे देखो, एक तो कराना क्या होता ना कि भैया मुंह उठा के आके पढ़ा दो। यूट्यूब पे कई सारे लोग मुंह उठा के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। टाइपिंग भाई कोई टाइपिंग करा के पढ़ा देगा, कोई ऐसे ही भाई रीडिंग करना है आके क्या जा रहा अपना, अपने को तो व्यू से मतलब है। दूसरी बात, जो आप लोग कहते हो ना कि सर करंट अफेयर इस हिसाब से इतनी बेहतरीन क्यों करा लेते हैं, आप देखो कितना काम करके आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना कि सर कुछ पीपीटीज लेके आ गए हैं, भैया ये केवल बैकअप मेरा काम देख लो कि कितना काम किया हूं, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स मैं अपना शेयर भी कर दूंगा करंट अफेयर का आप लोग को। इसके बाद से हेडिंग्स को खुद टाइप कराना बैठ के और समझाने के लिए आपके बीच में आना, ठीक है। रीडिंग करना तो एक और अलग की बात है, ठीक। मई की करंट अफेयर कर लो, बाकी करंट अफेयर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से जल्दी करते आएंगे और कंप्लीट कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक रिक्वेस्ट हर बार की तरह, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट किस मंथ की करंट अफेयर करनी है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मई के पहले आता है, क्या आता है अप्रैल का करंट अफेयर करना है, या मई के बाद आता है जून कि जून का करंट अफेयर करना है। कमेंट कर देना। जिस मंथ का कमेंट ज्यादा रहेगा अगला 15 दिन के अंदर उस मंथ में वीडियोस आ जाएंगी, क्योंकि अच्छे कंटेंट में टाइम लगता है। अब आते हैं हम लोग अपने काम पे। भैया नाम, पहला अपना टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 1। तो टॉपिक नंबर 1 अपना जो है उसका नाम है योग सूत्र कार्यक्रम। देखो ये योग सूत्र कार्यक्रम, योग नाम भले ही लिखा है लेकिन योग से इस कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है, योग से इस कार्यक्रम का कोई संबंध नहीं है। अब बोलोगे सर फिर इसका नाम क्यों रखें योग सूत्र का, मैंने रखा यार, रखा है। यह बीएचयू के कैंपस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह 4 दिवसीय एक कार्यक्रम है, यह 4 दिवसीय एक कार्यक्रम है। किसके बेस्ड ये कार्यक्रम है, तो भैया चित्रकला के ऊपर, दंदना चित्रकला के ऊपर चित्रकला प्रदर्शनी था। ये चित्रकला का मतलब था पेंटिंग, ठीक है। ये क्या है, चित्रकला प्रदर्शनी थी। ओके क्लियर। तो योग सूत्र कार्यक्रम के बारे में बस इतनी सी दिमाग में बात रखनी है आपको, और कुछ भी नहीं। सेकंड आप देखोगे भीष्म पोर्टेबल अस्पताल आया है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल, आप एक बार अपनी मेंस का GS5 देखोगे तो GS5 में आपकी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर, स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन बोला कि भाई मैं दूंगा, तो ये GS5 के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पे अभी जब मैं GS5 का क्वेश्चन करा रहा था तो वहां पे मैंने भीष्म पोर्टेबल अस्पताल के बारे में बताया भी। नाम ही में क्या लिखा है भाई, पोर्टेबल है। ये क्या है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अभी क्या किया गया है, आगरा में इसको IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने आगरा में इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको क्या किया, नामित किया है, ठीक है। एक फोन आ गया था तो वही उठा लिया। देखो आगरा में क्या हुआ, IAF ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे नामित किया। अब देखो भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का खूबी क्या है, ये AI बेस्ड एक पोर्टेबल अस्पताल है। मांगो, ठीक है, पूछ लेना। ये क्या है, AI बेस्ड एक पोर्टेबल अस्पताल है। यह संबंधित जगह पे, संबंधित जगह मतलब क्या है, मान लो कि कहीं कोई क्या है बाढ़ की स्थिति आ गई या कोई भी आपात स्थिति आ गई, ठीक है, तो आपदा मैनेजमेंट में इसका बड़ा योगदान है, युद्ध की स्थिति में भी इसका बड़ा योगदान है, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस भीष्म पोर्टेबल अस्पताल में क्या है कि 200 मेंबर्स के लिए 200 लोगों को, ठीक है, 200 लोगों को इलाज प्रदान करने के लिए इसमें सारे किट्स जो है, ठीक है, मौजूद है। यानी 200 लोगों का प्रारंभिक इलाज किया जा सकता है, इसमें सुई दवाई सब मौजूद है, ठीक है। AI बेस्ड ये इसको जनरेट किया गया है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को आप संबंधित आपदा की जगह पे ड्रोन वगैरह से भी वहां पे पहुंचा सकते हैं। आप देखो ये सारे भीष्म पोर्टेबल अस्पताल के टूल्स है, देखो कितना, मतलब आप देखो इनिशियली जो टूल्स इंडायरेक्टली छोटा मोटा ये हॉस्पिटल है, छोटा मोटा क्या एक बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है भैया। ये इतनी सारी चीजें तो आपको सरकारी सदर अस्पताल में नहीं मिलेगी, हाँ टू कुछ है ही नहीं वहां पे, ठीक। तो ये बात है। तो भीष्म पोर्टेबल अस्पताल एक बहुत ही गजब का इनिशिएटिव है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था तो वहां भी इसको लेके आया गया था। अभी देखो कि महाकुंभ का आयोजन होने वाला है
तो वहां भी बिस्प पोर्टेबल अस्पताल आपको जरूर देखने को मिलेगा, यानी बिस्प पोर्टेबल अस्पताल आपका लगातार इंपॉर्टेंट में है। और कभी भी GS 5 में हेल्थ सेक्टर पे क्वेश्चन आए तो बिस्प पोर्टेबल अस्पताल के बारे में जरूर लिखेगा आपको आप लोग। तो इसको कहां पे इसका परिचय किया गया, तो आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट देखो एरोमा क्लस्टर, अभी CSIR के ध्यान देना है, CSIR की एक संस्था है, ठीक है, CI मैप उसका नाम है, CI मैप, उसका CI मैप का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, ठीक है। CSIR की एक बॉडी है, यहां से लिख देता हूं, CSIR की CI मैप के द्वारा, CIMAP, CI मैप का आप चाहो तो फुल फॉर्म तैयार कर सकते हो, मैं बता भी देता हूं, मैं रीड कर देता हूं बस। CI मैप का फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो भाई एरोमा क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है, तो यहां पे ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आपका है एरोमा और पी का मतलब क्या है, प्लांट्स, ठीक है। तो CI मैप का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, देखना है CI का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो इसी CI मैप ने क्या किया है, बाराबंकी में लॉन्च किया है, किसको, एरोमा क्लस्टर को। कहां पे, बाराबंकी में। अब देखो इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे नामित किया गया है, और दूसरी इसमें क्या किया गया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखा गया, यानी ऐसा ना हो कि भैया कि ये खेती करने में जब तक वो आउटपुट आए तब तक एक निगेटिव आउटपुट के तौर पे क्या है कि भैया कार्बन एमिशन होना स्टार्ट हो। तो भैया इसमें ध्यान रखा गया कि हम क्या करेंगे, हम सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर को बढ़ावा देंगे, यानी इससे क्या होना चाहिए, जीरो कार्बन इमिशन हो, जीरो कार्बन का इमिशन हो, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन हो। इस बात का भी CI मैप ने ध्यान रखा हुआ है। इसके लिए CI मैप ने बाराबंकी के 30 किसान, 30 फार्मर्स की लैंड को, ठीक है, 30 किसानों के लैंड को एक्वायर किया, और भैया वहां पे इसको किया मेनली, जैसे इस क्लस्टर में आप देखोगे पुदीना वगैरह की भी जो खेती है वो इसमें की गई है, ठीक है, पुदीना वगैरह की खेती की गई है। अब पुदीना से तेल निकालने के लिए इसमें CI मैप ने क्या किया है कि भैया क्या किया जाएगा, अभी तो इसको वो किया है कि भैया हम क्या करेंगे, सोलर प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है, यानी जो सौर संयंत्र हैं या, ठीक है, उनका उपयोग करेंगे पुदीना से तेल निकालने के लिए, ताकि जीरो कार्बन का जो हमारा टारगेट है वो हम लोग पा सके। अब देखो किसानों का आय 2 गुना करने का लक्ष्य है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे नामित किया गया है। अगर इससे बेनिफिट होगा तो जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े स्तर पर इसको लॉन्च किया जा सकता है फिर, ठीक है। तो CI मैप समझ गए, मतलब कहां पे लॉन्च किया, बाराबंकी में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके मतलब वीडियो को लाइक कर लेना। कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक आप लोग जरूर देना, क्योंकि बाद में जो लोग रहते हैं ना उनको कमेंट से समझ में आता है कि अंदर का कंटेंट कैसा है कैसा नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कांवर लेक, ठीक है, कांवर लेक। कांवर लेक का एक और नाम है काबर ताल झील। काबर ताल लेक। अच्छा, जो करंट अफेयर का मेरा नोट्स है जिससे मैंने ये PPT तैयार की है, ठीक है, कई सारे मैगजीन्स को मैंने पढ़ के PPT तैयार की है, तो देखो वो मेरे हाथ में है, मैं समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूं। आप लोग को ये मैं शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसी प्रकार के नोट्स बनाएं। बहुत बेटर रहता है अगर आपने ऐसे नोट्स बना लिए। देखो ये कांवर ताल लेक है कहां, तो गंडक रिवर है ना, गंडक रिवर के बगल में मौजूद है, गंडक रिवर। और गंडक रिवर के बारे में हमको पता है कि भैया ये ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो हमको पता भैया कि ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा रिवर की, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। अब ध्यान देना, आपका काम क्या होना चाहिए मेरे भाई कि एक बार गंगा नदी तंत्र को आपको तैयार करना चाहिए। तैयार करने का कभी भी कोई रिवर सिस्टम आपको तैयार करना हो तो आपको बता दूं, होमवर्क है ये मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा आपके लिए, इसको जरूर तैयार करना। अब वो कैसे करना रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे केवल गंगा रिवर सिस्टम क्या करना, सर्च करना, और जो शॉर्ट वीडियोस का ऑप्शन आता है, तो ऊपर शॉर्ट का ऑप्शन आता है ना, आपको उसी शॉर्ट्स पे जाना है। आप शॉर्ट्स में गंगा रिवर सिस्टम का कुछ ट्रिक्स दिया गया और मैपिंग के थ्रू आसानी से समझा जाता है, उसको आप लोग देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। 30 सेकंड में आपको पूरी गंगा रिवर सिस्टम समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब देखो कांवर लेक न्यूज में क्यों आई थी, क्योंकि ये एक रामसर साइट है। ये क्या है, कांवर लेक एक रामसर साइट है। हमको पता है रामसर क्या, ईरान का एक शहर है। यहां पे 2 फेब 1971 को वेटलैंड के संरक्षण से के लिए एक अभिसमय पे साइन हुआ था, जिसको हम लोग रामसर अभिसमय के नाम से जानते हैं। इसी के लिए
अब बताओ वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग चाहो तो कमेंट कर दो। ठीक है, ये रामसर ईरान का एक शहर है। ओके, ये बिहार का एकमात्र क्या है, रामसर साइट है, बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, इसलिए ये न्यूज में रही है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत सिंपल सा है, लेकिन वो मतलब पहले तो मैंने लगा कि यार ये नहीं उठाते, आप सबको पता है, लेकिन बाद में मैंने इसको रख लिया आपके टॉपिक में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो भैया ठीक है, आप बताओ बायोडाइवर्सिटी, चलो एक काम करो, पीटी में एक तो क्वेश्चन भैया बन के आता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, तो भैया बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपका 2002 में आया। तो भैया एक तो हेडिंग से तैयार हो गया। न्यूज में क्यों है कि एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी इस एक्ट को, ठीक है, एमपी में बहुत बेहतरीन तरीके से लागू किया जा सके, इसके लिए कमेटी का गठन किया है, एक समिति का गठन किया है, इसी के लिए ये न्यूज में है, इसी के लिए न्यूज में है। ओके, जैव विविधता अधिनियम 2002। अब देखो, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम करो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप लोग पढ़ ही रहोगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। अब पर्यावरण से संबंधित अन्य जो आपके दिमाग में जा रहा है, ठीक है, चाहे वो 1986 वाला एक्ट जा रहा हो, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 19 आगे क्या, ठीक है। तो आप बताओ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कब आया, क्वेश्चन मार्क। ये सारे पेपर में क्वेश्चन बन गया हुए हैं। पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट, सॉरी, ठीक है, हाथी प्रोजेक्ट या हाथी परियोजना या एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथी परियोजना या एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट बोल दिया था, वो टाइगर प्रोजेक्ट बोला था, टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगर परियोजना। इन दोनों के बारे में होमवर्क है, आप चाहो तो बता दो, हालांकि मैं बता रहा हूं, टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में आया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट आपका कब आया था, 1992 में, ओके, 1992 में, ओके, ये हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ स्नो लेपर्ड कहां पाया जाता है, स्नो लेपर्ड कहां पाया जाता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये बता दो। एक और होमवर्क ले लो आप लोग यहीं से, एक वो और होमवर्क लो, विश्व डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, गंगा डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, एक वो ये होमवर्क ले लो। ये सारे होमवर्क्स को आपको आंसर करना है, होमवर्क तो मैं और भी दे सकता हूं। नेक्स्ट आपका है जो अगला टॉपिक है वो है नक्षत्रशाला, ठीक है, वो है आपका नक्षत्रशाला। अभी देखोगे जो नक्षत्रशाला, ये क्यों इंपॉर्टेंट, सॉरी नक्षत्रशाला लगा गया, नहीं नक्षत्र सभा, ठीक है, नक्षत्र सभा क्यों इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की वजह से इंपॉर्टेंट है। अब देखो, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है ये, ना जो ये नक्षत्र सभा है, इसको अभी हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि लागू किया गया, या उसकी एक पहल है। नक्षत्र सभा क्या है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की, पर्यटन विकास बोर्ड की एक पहल है, पहली चीज ये दिमाग में रखना है। सेकेंड बस फैक्ट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो है पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। अब देखो पिरूल क्या है, एक तो यही पेपर में क्वेश्चन बन के सकता है कि भाई पिरूल लाओ पिरूल पाओ अभियान है किसका, ठीक है। देखो ये भी यहाँ पे मुख्यमंत्री देखिए कि आपको लग रहा होगा कि भैया ये कौन है, तो ये उत्तराखंड की एक योजना है। अब सर उत्तराखंड के बारे में क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, सुन मेरे भाई, उत्तराखंड सरकार की एक योजना है। आप ये देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जंगल में आग लग गई है, होता क्या है, पिरूल को चीड़ कहते हैं, देखना पिरूल को कहते हैं चीड़। तो पिरूल क्या होता है, चीड़ का पत्ता होता है। चीड़ का पत्ता ऐसा होता है कि इसकी जो आग लगने की क्षमता होती है ना,
ये इफिशियंसी इसकी आग लगने की बहुत ज़्यादा होती है। तो चीड़ की ठाइयाँ जब आपस में टकराती हैं तो चिंगारी निकलती है, ठीक है। और चीड़ का जो पत्ता होता है वो बहुत ज्वलनशील होता है, तो छोटी सी चिंगारी भी लगती है तो पिरूल के पत्ते में आग पकड़ लेती है और पूरी जंगल में आग पकड़ लेती है। तो जो वनाग्नि है, जो ठीक है, जो फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसकी मुख्य जिम्मेदार कौन है? उसका मुख्य जिम्मेदार जो वो पिरूल है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया हम लोग क्या करते हैं, देखो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये धामी सरकार की। धामी सरकार ने क्या किया कि भैया एक काम करो, तुम जंगल जाओ, पिरूल लेके आओ और बदले में हमसे पैसे लेके जाओ। अब वो देखो पिरूल के लिए कुछ रुपए दे रही है, दे रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पिरूल के लिए कितने रुपए दे रही है, ठीक है। ये केस स्टडी के तौर पे आप लोग कभी यूज कर सकते हो। 50 रुपए किलो, ये याद नहीं करना है, इसको बस आपको बताते हैं। ये 50 रुपए किलो नहीं याद करना, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। 50 रुपीज पर केजी पिरूल का दे रही है। अब बोलोगे कि सरकार पिरूल खरीद के क्या करेगी, कौड़ा तापेगी? तो नहीं, सरकार ने क्या किया कि भाई कि पिरूल बेस्ड, कि भैया हम क्या करेंगे, इससे 25 किलोवाट क्षमता का एक बिजली संयंत्र स्थापित किया है, ठीक है। 25 किलोवाट क्षमता का एक बिजली संयंत्र स्थापित किया है। इसी में वो क्या करेंगे, पिरूल का यूज करके बिजली का उत्पादन कर लेंगे। तो दो फायदे हो रहे हैं, एक तो सारा पिरूल क्या होगा, जंगल से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, तो वनाग्नि की घटना देखने को नहीं मिलेगी, तो बायोडायवर्सिटी संरक्षण हो जाएगा। दूसरा क्या है भैया, बिजली का उत्पादन हो जा रहा है, तो आग भी नहीं लग रहा है, बिजली उत्पादन भी हो जा रहा है। इससे बढ़िया बात क्या हो रही है? तो पिरूल लॉ, पिरूल पावर स्कीम किसकी है? उत्तराखंड सरकार की है। ये मेंस के लिए भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या संरक्षण किया है, तो इस पर आप बता सकते हो। अब देखो यहां पे एक जीआई टैग आपको दिख रहा है, यहां पे आपको एक जीआई टैग दिख रहा होगा, उसका नाम है कच्छ अजरक। अब देखो कच्छ अजरक क्या है, नाम में ही आपको कच्छ वर्ड दिख रहा है, नाम में ही कच्छ दिख रहा है, जो बता रहा है गुजरात गवर्नमेंट का है, गुजरात का है। तो कच्छ अजरक क्या है, ये गुजरात का है, गुजरात का एक शिल्प है, ठीक है, जिसको क्या दिया गया है, जिसको जीआई टैग, जीआई टैग। अब यहां पे आपको होमवर्क दे देता हूं, क्यों? आप बताओ कि जीआई टैग देता कौन है, आप बताओ जीआई टैग देता कौन है। पहला तो होमवर्क यही हो गया भाई कि जीआई टैग कौन देता है, ठीक है, जीआई टैग कौन देता है? कच्छ वाले बेल्ट में ही आप देखोगे, एक चीज और बता दूं यहीं पे होमवर्क आपका, कच्छ वाले बेल्ट में जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली गधे आपको कहां मिलते हैं? तो कच्छ वाले बेल्ट में ही आपको जंगली गधे देखने को मिलते हैं, ठीक है, कच्छ वाले बेल्ट में ही। अब देखो जो ये अजरक है, ये है क्या? तो ये एक टेक्सटाइल क्राफ्ट है। ये क्या है, आपको फोटो में दिख भी रहा है, खैर ये क्या है, तो ये एक टेक्सटाइल क्राफ्ट है, ठीक है, देखना टेक्सटाइल क्राफ्ट है, ओके, ये टेक्सटाइल क्राफ्ट है। मैं जम्मू कश्मीर के रीजन का एक और जीआई टैग आपको बता रहा हूं, ठीक है। उस पेंटिंग का नाम है बसोहली पेंटिंग, ठीक है, बसोहली पेंटिंग। अब देखो ये आपको पड़ता कहां पे है, तो आपको ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ेगा, बेसिकली कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो कठुआ डिस्ट्रिक्ट मेनली आपके किस बेल्ट में पड़ता है, तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट मेनली आपके जम्मू बेल्ट में पड़ता है, जम्मू बेल्ट में। और जम्मू क्षेत्र का पहला जीआई टैग है ये, क्या नाम है उसका? कसौली पेंटिंग। ये भी क्या है, इसको जीआई टैग दिया गया है, जम्मू रीजन का पहला जीआई टैग है। तो ये भी पेपर क्वेश्चन बन क्या सकता है। तो दो हमने क्या है, कच्छ अजरक देख लिया, और ये बहुत पहले न्यूज में थी बसोहली पेंटिंग, इसको देख लिया हम लोग बहुत पहले, मतलब 5-6 महीने पहले, ठीक है। अच्छा बसोहली पेंटिंग के बारे में यहाँ पे लिखा गया क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये J&K जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक। ये कहाँ पे जो इस पेंटिंग को पाया गया है, तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ जिला में। जो कठुआ जिला ये मेनली किस लोकेशन, जम्मू वाले बेल्ट में पड़ता है, ये जम्मू रीजन का है, जम्मू रीजन का है। और जम्मू रीजन का ये क्या है, पहला जीआई टैग है, पहला जीआई टैग है, ओके। तो ये दिमाग में, ये जम्मू रीजन का पहला जीआई टैग है।
ओके, नेक्स्ट है। अब अगला हम लोग का क्या है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने पार्क लिखा था और ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, संविधान पार्क है। अब देखो संविधान पार्क क्या है, तो भैया इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको निर्माता जो है, संविधान निर्माताओं के चित्र यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है कि संविधान निर्माताओं के यहां पे चित्र आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज होमवर्क ले लो, होमवर्क क्या, चलो होमवर्क ही देता हूं, ठीक है। मुझे बताना भी बहुत आसान कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब तो संविधान निर्माता जो थे उनमें कितनी महिलाएं थी, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। चलो बताते हैं। 9 महिलाएं थी, 10 महिलाएं थी, 14 महिलाएं थी या 15 महिलाएं थी? इसी में से कोई एक आंसर है, मुझे याद है, आप लोग बताओ इसका आंसर, ठीक है, बढ़िया रहेगा। इसी बहाने थोड़ा सा कमेंट करोगे आप लोग। तो संविधान निर्माता, अब देखो संविधान पार्क की अभी रिसेंट में न्यूज में क्यों आया, इस संविधान पार्क की स्थापना की गई कहां पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अब ऐसा नहीं कि ये देश का पहला संवैधानिक पार्क है, ऐसा नहीं है, ये देश का पहला संवैधानिक। इसी तरह से एक वैदिक पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में किया है, ठीक है। अब देखो, तो ये महाराष्ट्र का संविधान पार्क है, ठीक है, महाराष्ट्र का प्रथम संविधान पार्क है महाराष्ट्र का। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, क्या हमको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो भैया यहां पे कुछ होमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो जिसको ये डिसाइड करने में एक लंबा समय लग गया कि ये संविधान का अंग है या नहीं, ठीक है। यानी बाद में किसको कर रहा हूं, बाद में कर रहा हूं प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का। तो आपको पहली बात कि प्रियम्बल याद होनी चाहिए कि इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, ठीक है। इसमें हमको पता है प्रस्तावना में से संबंधित आपके 3 केसेस हैं। एक केस में इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, आप चाहो तो बता सकते हो कि वो कौन सा, ठीक है, केस था जिसमें इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। फिर आगे 2 केसेस में इसको संविधान का हिस्सा माना जाता है। केशवानंद भारती केस का भी संबंध आप देखोगे प्रस्तावना से है। 3 केसेस थे, उन केसेस के बारे में आप बताओ, ठीक है। हमको होता है कि प्रस्तावना से संबंधित एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 टर्म्स जोड़ा गया, उस टर्म्स का नाम है सपा, सपा वर्ड जोड़ा गया, ठीक है। समाजवादी पार्टी नहीं, सपा, ये हमारा सपा अलग है। एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्षता, ए से अखंडता। ओके, ये एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक। ये चीज आप लोग चाहो तो तैयार कर सकते हो। इसके बाद से आप जो एक होमवर्क बताओ भैया, जब संविधान बन गया तो पहली बार उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था, फिर इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार कौन था, संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये आप लोग होमवर्क बता दो, ठीक है। जितना होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क जरूर टाइप करना आप लोग को, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है, ठीक है। हम होता कि संविधान हमारा इसको अपनाया कब गया, ठीक है। तो भैया 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान तुरंत अपना लिया गया, ठीक है। लेकिन हमको पता है लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन ने हमने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की थी, तो 26 जनवरी की, भाई कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन देश आज़ाद कब हो गया, देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, तो वे स्वतंत्रता दिवस का क्या करेंगे। तो इसी के लिए इस दिवस को अमर बनाया जा सके 26 जनवरी को, तो डिसाइड किया गया कि भाई हम लोग संविधान क्या करते हैं, इस दिन लागू करते हैं। तो टोटली संविधान इस दिन लागू हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लगभग 15 आर्टिकल्स आपके 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो पूछे कब लागू किए गए, तो 26 जनवरी 1950, कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949। तो बहुत सारी बात हमने समझ लिया। पेंच टाइगर रिजर्व नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है,
अभी यहां पे लेपर्ड कैट देखी गई है, पहली बार यहां पे लेपर्ड कैट देखी गई है, लेपर्ड कैट देखी गई है। अब देखना, अच्छा लेपर्ड कैट देखी गई इसके महाराष्ट्र वाले में, महाराष्ट्र में। आप बोलोगे सर पेंच टाइगर रिजल्ट तो महाराष्ट्र में है ही नहीं। मेरे भाई यही तो इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस ने एक बार 2008 मेंस में क्वेश्चन दिया है कि विच पार्क्स, कौन सा ऐसा पार्क है जो सेपरेट है, जिसका विस्तार है, ठीक है, ओवर 2 स्टेट्स, ठीक है। ओवर 2 स्टेट्स, तो भैया वो कौन सा है? तो वो आपका क्या है? वो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है, जो एमपी में भी है, ठीक है, और कहां पे है? महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में भी है। 90% हिस्सा इसका कहां पर पड़ता है? एमपी में, और 10% हिस्सा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र वाले पेंच टाइगर रिजर्व में आपको पाया गया है वो क्या है? लेपर्ड कैट, लेपर्ड कैट, ठीक है। अच्छा ये हो गया। स्नो लेपर्ड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कि निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरली भारत में पाया जाता है, तो उसमें चीता का ऑप्शन था, स्नो लेपर्ड का ऑप्शन था, ठीक है, ये सब ऑप्शंस थे। स्नो लेपर्ड भाई पाया जाता है, ठीक है। अब बताओ चीता नेचुरली भारत में पाया जाता है या नहीं, बता दो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। इसको हम लोग देखते हैं, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को देखते हैं, ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। अब हम लोग फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को देखते हैं, इसमें ध्यान देना है। तो इसको जो फ्लोटिंग सोलर ये प्रोजेक्ट है, इसके ये क्या है, इसका संबंध क्या है? देखो भिलाई स्टील प्लांट का आपने नाम सुना होगा। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा इस फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को बनाया गया, भिलाई स्टील प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में भिलाई स्टील प्लांट पे कई बार क्वेश्चन बन के आए हैं, तो इसके लिए बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट ने क्या किया कि छत्तीसगढ़ में, हमको पता है कि भिलाई कहाँ पे स्थित है, तो भिलाई हमको पता भी कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो मरोदा वन जलाशय में इस फ्लोटिंग वन ठीक है, मतलब इस फ्लोटिंग मतलब मरोदा नाम है, मरोदा वन जलाशय में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को स्थापित किया, ठीक है। कहां पे? मरोदा वन जलाशय, ठीक है, जलाशय में। किसने? तो भिलाई स्टील प्लांट ने। तो भैया एक बार यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया भिलाई का संबंध किससे है, तो भैया अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो समझना कि भिलाई का संबंध आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से है। अब ये तो दिक्कत नहीं होगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से है, ये करना तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट के लिए कहां पे बनाई है, तो ये देख लिया हम लोग। अब देखो भिलाई स्टील प्लांट के ऊपर एक बार क्वेश्चन बन के आया है कि ये किसकी मदद से इसको भारत में स्थापित किया गया है, तो इसको बनाया गया इसको रसिया की मदद से, ठीक है, ध्यान देना है। कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है, किसके साथ? तो रसिया के साथ, ठीक है। रूस की मदद से इसको बनाया गया है। ये रूस के साथ क्या है? भारत का एक कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है, ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब देखो पूछा क्या था, केवल आपको करंट अफेयर बताया कि भिलाई स्टील प्लांट ने मरोदा वन जलाशय में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को स्थापित किया। बाकी ये दोनों मैंने पीवाईक्यू से, स्टील इंडस्ट्री, आप देखो पेपर में क्वेश्चन बन के आया कि नहीं आया है, खुद खोज लो, ठीक है। ये रसिया वाला जो पॉइंट मैंने बताया, ये पीवाईक्यू में आया कि नहीं है, आप खुद देख लो। ये दोनों क्वेश्चन बन के आए हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि भिलाई का संबंध कहां से है, तो छत्तीसगढ़ से संबंध है। भिलाई कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। ये 3 क्वेश्चंस पूछ के हुए, लाओ मैं यहां पे लिख भी दूं, कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं, कहने दो, बताया हो, मुझे पता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, एआई आधारित, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एआई ड्रिवन
ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसको देखते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, अब इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है इसको देखते हैं। ओके, एक सेकेंड। तो देखो ये सिक्किम, ये स्टार्ट कहां किया गया है? तो इसको स्टार्ट किया गया सिक्किम में। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है सिक्किम में। ठीक है, इसको सिक्किम में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, थोड़ा बीच में रमन सर का फोन आ रहा था, कोई नहीं। तो ये हमने क्या देखा कि एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सिक्किम के द्वारा, मतलब सिक्किम में इसको लागू किया गया। अब देखो सिक्किम के बारे में, सिक्किम एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीपीसीएस के लिए। जैसे सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, तो हमको बता भाई डलहौजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डलहौजी। डलहौजी द्वारा इसका भारत में विलय किया गया अराउंड 1849 के करीब में। ठीक है, सेकेंड फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका 2 बार इस फेस्टिवल के बारे में यूपीपीसीएस क्वेश्चन बनाई है, वर्ष 2001 और 2 दोनों ही साल। ठीक है, उस फेस्टिवल का नाम है, ठीक है, लेसोंग फेस्टिवल। लेसोंग फेस्टिवल यूपीपीसीएस ने वर्ष 2001 में और 2002 में दोनों ही साल इस पेपर को क्वेश्चन पूछा कि इस फेस्टिवल का संबंध किससे है। ठीक, सिक्किम में एक ट्रेडिशनल वुमेन्स के द्वारा एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहना जाता है जिसका नाम है बोकू। ठीक है, बोकू क्या है? तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है वुमेन्स का। ओके, ट्रेडिशनल ड्रेस है वुमेन्स का। तो ये तो सिक्किम के बारे में फैक्ट हो गया। सिक्किम पे ही क्या हुआ है, एक और आपको इंपॉर्टेंट है बता दूं कि एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एडीबी ने यहां पे बिजली आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 148.5 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट की बात बोली है। ठीक है, तो एडीबी यहां पे क्या कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगभग 150 मिलियन यूएस डॉलर का कर्ज दे रही है या यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब एडीबी के बारे में हमको क्या पता है? तो भैया एडीबी के बारे में हमको पता है कि 1966 में, 1966 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। कहां पे? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप सबको पता होगा, मनीला फिलीपींस में। और असाकोवा जो कि जापान के हैं, वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष है। ठीक है, इनका पूरा नाम है मातात्सुगु, मैं लिख दूं मातात्सुगु, भाई बहुत अजीब नाम है, असाकोवा, ये जापान के, ये इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में। तो हमने क्या देख लिया? सिंपल सा फैक्ट था केवल सिक्किम के बारे में। ठीक है, मैंने क्या क्या किया? हिस्ट्री से आपको डलहौजी से इसका संबंध बताया। ठीक है, लोसांग फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर से संबंध ये बताया। आगे बोको ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट है ये बताया। करंट अफेयर में एक और फैक्ट उठाया, एडीबी से इसका संबंध था ये बताया। फिर इधर एडीबी के बारे में बताया। इतनी सारी चीजें मैंने एक साथ आपको कंप्लीट कराई। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा है वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल फीवर, वेस्ट नाइल फीवर क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, आइए वेस्ट नाइल फीवर के बारे में देखते हैं। तो देखो ये क्या है, एक वेस्ट नाइल वायरस है जिसके थ्रू, मतलब ये जो फीवर है, ये मतलब ये बुखार बढ़ रहा है। एक्चुअली वेस्ट नाइल एक लोकेशन है, एक शहर है युगांडा का। ये वेस्ट नाइल क्या है? एक शहर है। कहाँ का? तो ये युगांडा का एक शहर है। पहली बार इस वायरस से, इस बुखार को यहीं देखा गया था। ठीक है, यहीं देखा गया था। इसके कारण इस बुखार का नाम क्या पड़ गया? वेस्ट नाइल बुखार पड़ गया। एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जिस मच्छर के थ्रू, यहाँ पे मच्छर क्या बताया, ठीक है, जिस मच्छर के थ्रू, मतलब जो मच्छर इसका वाहक है उसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ओके, ये वायरस जनित बीमारी है। केरल, अभी भारत में इसकी घटना, प्रथम केस इसको कहां देखने को मिला? तो
केरला में इसकी प्रथम घटना देखने को मिलता है, केरला में। ओके, केरला में। तो ये तो आपका करंट में था जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा केरला की ज्योग्राफी आपसे टिक कराता हूं। ठीक है, हमको पता है, ठीक है, कि अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, एचपी मतलब हाईएस्ट पीक है किसकी? तो साउदर्न इंडिया की, केरला में पाई जाती है, साउदर्न इंडिया की, केरला में स्थित है ये। इसी तरीके से एक और हिल्स है जिसका नाम है, जो कि इलायची के लिए बड़ा फेमस है, कार्डमम, हिंदी में भी इसको कार्डमम ही बोलते हैं, उसका नाम है कार्डमम हिल्स। ये 2 स्टेट्स में पाई जाती है। उसमें एक स्टेट का नाम क्या है? केरला है। दूसरे स्टेट का नाम आपको मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अगला आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है तीर्थ हल्दी सुपारी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीर्थ हल्दी सुपारी। अभी इसको, इसकी क्वालिटी के कारण इसको सर्वोच्च गुणवत्ता के सुपारी के रूप में इसको नामित किया गया है। ये कर्नाटक में उगाई जाने वाली एक सुपारी है, ठीक है, जिसको सर्वोच्च सुपारी का दर्जा मिला है। ये सुपारी नॉर्मली आपकी लेटेराइट मृदा में उगाई जाती है। लेटेराइट मृदा के बारे में हमको पता है कि भैया लेटेराइट मृदा क्या है। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि लेटेराइट मृदा का मुख्यतः प्रसार कहाँ पे है, तो मालाबार कोस्टल रीजन में उसका आंसर था। तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है, मालाबार कोस्टल एरिया, यानी मालाबार तटीय क्षेत्र में इसका संबंध है। अब देखो, इसी बार आरओ ने क्या पूछा है लेटेराइट मृदा के बारे में, ध्यान देना है, ये इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, इन दोनों की क्या है, इन दोनों में ये क्या है, रिच है। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की प्रधानता देखने को मिलती है। किसमें? लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट मृदा में ये चीज हमको देखने को मिलती है। अब देखो ये क्या है, तो ये सुपारी की एक किस्म है, ठीक है, ये सुपारी की एक किस्म है तीर्थ हल्दी। अब देखो, ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे सुपारी की जब बात आती है तो भाई तंबाकू की भी बात इसी में आती है। तो आप मुझसे बताओ, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस, लाओ मैं बता देता हूं, आप लोग क्या बताओगे? विश्व तंबाकू दिवस, तो विश्व तंबाकू दिवस आपका लास्ट मई, 31 मई को मनाता है। ज़्यादा तंबाकू खाओगे तो मई महीने में अधिकतम जी पाओगे, निपट जाओगे। तो 31 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो एक बड़ा सा थीम है, ये दिमाग में रखना है, याद कर जाना, तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। पता क्या? क्योंकि अब तंबाकू का चलन क्या है, तंबाकू का चलन बच्चों में ज़्यादा हो गया है, बच्चे भी खा रहे हैं। तंबाकू को कौन भारत में लेके आया था? तो पुर्तगीज के द्वारा इसको लेके आ गया। जहांगीर के काल में भारतीय इसको खाने के बजाय पीने लगे थे, इतने नशेड़ी हो गए थे। तो जहांगीर ने क्या किया? तंबाकू पे बैन लगा दिया। जहांगीर ने तंबाकू पे बैन लगा दिया। हमको तो 1605 से जहांगीर गद्दी पे बैठता है, ठीक है, जहांगीर इस पे क्या करेगा? बैन लगा देगा। ओके, तो ये तो हाल था तंबाकू का। इसकी क्या है, अब बच्चों में, आज भी बच्चों में इसकी टेस्ट बच्चे इसका ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसके लिए तंबाकू उद्योग से ही किया गया कि तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। ये आप टाइप करो कमेंट बॉक्स में ताकि आपको याद हो जाए। तो तीर्थ हल्दी सुपारी, तंबाकू, यहीं पढ़नी है पूरी हम लोग। अब नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। अब फोटो देखो ऑपरेशन मर्यादा का। तो क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस दिख रही है, क्या कह रहा है? कृपया देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता भंग न करे। यानी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इसको लाया गया है। और क्यों लाया गया है? क्योंकि देवभूमि की पवित्रता कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा क्या किया जाता है? बिगाड़ जाता है। धार्मिक स्थलों पे पार्टी करने वालों को स्वर्ग में स्थान न मिले, जेल में अवश्य मिल सकता है। यह स्लोगन है उत्तराखंड पुलिस का, ठीक है। इसी से संबंधित क्या है? ये ऑपरेशन मर्यादा है, यानी आप मर्यादा में रहो, वरना आपको कहां पे स्थान मिलेगा? स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ठीक है। ये देवभूमि उत्तराखंड का, उत्तराखंड पुलिस का ये रिक्वेस्ट है। नहीं मानोगे तो बताते हैं क्या करेगी, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया गया है
अभी देखो केदारनाथ क्या चल रही है, यात्रा चल रहा है। ओके, अभी क्या चल रहा है, केदारनाथ यात्रा चल रहा है। तो कोई उपद्रवी ना यहां पे आ जाए, ठीक है, इससे भी तो लोगों को बचाना है, कोई उपद्रवी ना आ जाए। तो इस यात्रा के दौरान क्या है कि रुद्रप्रयाग में, बेसिकली रुद्रप्रयाग पुलिस के द्वारा या रुद्रप्रयाग में इस ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया गया था। कहां पे, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में इसको लॉन्च किया गया। अब देखो जो केदारनाथ यात्रा चली, यानी जो केदारनाथ आपका मंदिर है, अगर मैं आपको बताऊं तो केदारनाथ मंदिर पे क्वेश्चन बन कह सकता है कि आया हुआ है कि किस रिवर बैंक के किनारे स्थित है। तो मंदाकिनी रिवर बैंक के किनारे, ध्यान देना है, मंदाकिनी रिवर बैंक, ठीक है, मंदाकिनी रिवर बैंक के किनारे आपको क्या है, केदारनाथ ये स्थित है। अच्छा, अगला जो आपका रुद्रप्रयाग है, इसको देखेंगे तो रुद्रप्रयाग कहां पे स्थित है, जो आपका रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग आपका मंदाकिनी, देखो 5 प्रयाग है हमारे पास, हमको पता है, ठीक है। अब चाहो तो अन्य प्रयाग को विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, इनको बारे में कमेंट करो, कर्ण प्रयाग, ठीक है, इन सब के बारे में आप कमेंट कर सकते हो कि किन नदियों के संगम पे स्थित है। रुद्रप्रयाग जो आपका है ये मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर, ठीक है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, इन दोनों ही नदियों के किनारे क्या है, स्थित है। इन दोनों नदियों के संगम पे आपका रुद्रप्रयाग स्थित है। क्या स्थित है, रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग के पास ही एक ग्लेशियर स्थित है जो बहुत ही फेमस है और पीवाईक्यूज में यहाँ से क्वेश्चन रुद्र बने हुए हैं। उस ग्लेशियर का नाम है, ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर। ओके, ये हो गया, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। मंदाकिनी अलकनंदा यहां पे हो गया, ये हो गया, ठीक। आते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। अभी एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया है, किसके बीच में, वो त्रिपक्ष कौन सा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ठीक है। IAI इंडिया वो त्रिपक्ष है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये 3 पक्ष है। ये इस त्रिपक्षीय कार्यशाला का आयोजन किया, कहां पे किया गया है, तो इसका कार्यशाला का आयोजन किया गया है कोच्चि में। कोच्चि में भी कहां पे, तो कोच्चि में INS कार्यशाला है ना, INS द्रोणाचार्य में, INS द्रोणाचार्य में इस त्रिपक्षीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ओके, ये त्रिपक्षीय कार्यशाला आप देख सकते हो। ओके, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पेपर में आ सकता है इसके थीम के ऊपर क्वेश्चन, तो थीम क्या है भाई। अब देखो ये जो मेंबर्स लिखे गए हैं इनका संबंध कहां पे है, हिंद महासागर से है, हिंद महासागर से है। तो हिंद महासागर क्षेत्र इसका थीम है, केवल इतना नहीं, हिंद महासागर क्षेत्र, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए, भाई ये इनसे बाउंड्री टच होती है, तो क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास, भाई प्रयास। चीन क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है बार बार, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम मिलके क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जैसे भी, ठीक है, कर पाते हैं सहयोग। तो ये हो सकता है क्वेश्चन। वैसे कि अभी हाल ही में कोच्चि में INS द्रोणाचार्य में एक त्रिपक्षीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंडिया इंडोनेशिया के साथ इसमें तीसरा मेंबर कौन था, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो कौन से 3 त्रिपक्षीय थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, या कोई और कंट्री बीच में घुसा दे, श्रीलंका लिख दे, ठीक है, मालदीव लिख दे, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब आओ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रन फॉर सन मैराथन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रन फॉर सन मैराथन। इसको देखते हैं।
तो इंटरनेशनल सन डे मनाया जाता है आपका 3 मई को। 3 मई को आपकी इंटरनेशनल सन डे का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस आपके ऊपर मनाई जाती है, तो 3 मई को मनाई जाती है। और इसी इंटरनेशनल सन डे के तौर पे हमने क्या किया, क्लाइमेट चेंज के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसके लिए रन फॉर सन मैराथन रखा गया। भारत के 6 शहरों में सोलर जो स्टॉप्स हैं वो भी रखे गए। ठीक है, 6 सिटीज में, 6 शहरों में सोलर स्टॉप्स, उनमें एक यूपी का भी शहर है। स्टॉप्स नहीं, स्टप्स था, स्टप्स था, STUPS था। सोलर स्टप्स भी बनाए गए। वो 6 शहर कौन से थे? एक तो दिल्ली NCR वाला बेल्ट, दिल्ली NCR वाला बेल्ट। सेकंड क्या था? बेंगलुरु। तीसरा क्या है? बड़ोदरा, गुवाहाटी, वाराणसी, चेन्नई। पेपर में क्वेश्चन हो सकता है कि भैया जब ये रन फॉर सन मैराथन कब चला? तो भैया इंटरनेशनल सन डे 3 मई मनाया जाता है। उस दिन पे क्लाइमेट चेंज से संबंधित जागरूकता प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। जो सोलर स्टॉप्स स्थापित किए गए उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 6 जगहों पे कुल स्थापित किया गया था इसको। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? व्यापारिक भागीदार, ये क्वेश्चन। अभी एक नई रिपोर्ट आई है, भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के ऊपर एक नई रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट जारी की है किसने? गिरी के द्वारा जारी की गई है। गिरी नहीं, GTRI। ठीक है, GTRI मतलब GC ग्लोबल, TC ट्रेड, देखना ग्लोबल ट्रेड रिसर्च, IC इंस्टीट्यूट। ओके, इसके द्वारा अभी बताया गया वर्ष 2023-24 के लिए, ठीक है, कि भारत का जो सबसे बड़ा अब व्यापारिक भागीदार हो गया है वो कौन हो गया है? वो चाइना हो गया है। वो कौन हो गया? चाइना हो गया है। 118.4 अरब डॉलर का, इतने डॉलर का व्यापार हुआ है। ओके, इतने डॉलर का व्यापार हुआ है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे और याद कर लो कि अभी भारत क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। भारत $5 ट्रिलियन से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाला देश बन गया है। और ऐसा करने वाली अभी तक कितने कंट्री हैं? केवल ओनली 5 कंट्री हैं। ओनली 5 कंट्री हैं। आप जब BSE देखोगे, बॉम्बे स्टॉक ठीक है एक्सचेंज, तो BSE का मार्केट कैप कितना हो गया है? तो BSE का मार्केट कैप हो गया है, BSE पे जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो है $5.05 ट्रिलियन का। ठीक है, $5.05 ट्रिलियन का BSE पे जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। तो इसी के लिए सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताओ, तो भारत 5वां है, तो भारत के पहले 4 हैं। कौन? USA। और कौन? तो USA के बाद चाइना है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, USA के बाद चाइना है, चाइना के बाद जापान है, और जापान के बाद से आपका जो अगला है वो है हांगकांग। ओके, हांगकांग। इसके बाद से 5वें नंबर पे आपका कौन है? तो 5वें नंबर पे आपका है भारत। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी था जो आपको तैयार करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी यहां पे टॉपिक RBI बन गया है, लेकिन RBI क्यों न्यूज में है? तो RBI ने मई महीने में क्या किया है कि भैया सरप्लस ट्रांसफर किया है। किसको? गवर्नमेंट को। सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष। सरप्लस ट्रांसफर किया किसको? ठीक है, गवर्नमेंट को। किस साल के? तो 2023-24 के लिए।
अब ये बताओ वित्त वर्ष है 23-24 या फिर लेखांकन वर्ष है? तो ये अकाउंटिंग ईयर है, ये ध्यान देना, ये क्या है? अकाउंटिंग ईयर है। अकाउंटिंग ईयर क्या होती है आपकी? ये जुलाई टू जून चलती है। ये डिफरेंस है वित्त वर्ष में और अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। अच्छा, कितने रुपए दिया है? कितने रुपए? तो भैया आप रुपए मत याद करो, मैं लिख दे रहा हूं 210,874 करोड़, इतने रुपए, 210,874 करोड़ रुपए, 210,874। पिछले साल की तुलना में, पिछले अकाउंटिंग ईयर की तुलना में ये 140% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 140% ज़्यादा है। ओके, आरबीआई के बारे में और भी आपको बातें बताऊं तो भैया हमको पता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो 1934 के एक्ट, 1934 के एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। ओके, आरबीआई क्या है? तो आरबीआई को हम लोग कहते हैं द बैंकर्स बैंक, द बैंकर्स बैंक कहते हैं, यानी बैंकों का भी ये बैंक है, ठीक है। जो बैंक काम हमारे लिए करते हैं, ये काम बैंकों के लिए करता है, ठीक है। द बैंकर्स बैंक है, ठीक है। अगर हम लोग इसका हेडक्वार्टर देखें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, अब कहाँ चला गया? दिल्ली कि मुंबई? मुंबई। अब इसका वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया? अगर बोले कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो नेशनलाइजेशन ऑफ, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन किया गया वो किया गया 1949 में, वर्ष 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। इतने सारे फैक्ट्स हमने देख लिया, ठीक है, इतने सारे एडिशनल फैक्ट हमने देखा, ठीक है। क्या इसको द बैंकर्स बैंक कहते हैं? कोलकाता टू मुंबई इसकी हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया गया, ठीक है। इसको नेशनलाइज कब किया गया? तो भैया नेशनलाइज किया गया 1949 में। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। मोहम्मद मोखबर, हमको पता है, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बताई थी कि ईरान की प्रेसिडेंट का, ठीक है, डेथ हो गया था एक दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उसके बाद से ये जो भाई साहब हैं, ये पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे ईरान के। अब ये क्या बन गए? ईरान के राष्ट्रपति बन गए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ये, वर्तमान में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अच्छा, ये भाई साहब क्या हैं? ये अभी क्रोएशिया के पीएम बने हैं, क्रोएशिया के पीएम बने हैं। ओके, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? आप बताइए क्या है? चलो कैपिटल बताओ आप लोग, गूगल सर्च करके बताओ, लेकिन बताओ, ठीक है, क्रोएशिया की कैपिटल बताओ। ये भाई साहब देखिए अगला, विलियम लाई चिंगते, विलियम लाई चिंगते, ये कहां के हैं? ये ताइवान के पीएम बने हैं, ठीक है, ताइवान के पीएम बने हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एड ड्वाइट है, ठीक है, इनका नाम क्या है? एड ड्वाइट है। ये वृद्ध है ना, टकला दिख रहा है ना, ये वृद्ध है। तो सबसे एजेड यानी उम्र दराज पर्सनालिटी है अंतरिक्ष जाने वाले, चारों धाम जाना चाहिए जिस उम्र में, उस उम्र में ये अंतरिक्ष है। ये 3 पर्सनालिटी जो इंपॉर्टेंट हमने देख लिया। मोहम्मद मोखराज ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। आंद्रेज, ठीक है, और आंद्रेज प्लेनकोविंक, ये प्लेनकोविंक है जो क्रोएशिया के क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और एड ड्वाइट उम्रदराज व्यक्ति हैं। अब देखो ईयू न्यूज में, यूरोपियन यूनियन में हमको पता है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं? ईयू में हमको पता है कुल 27 मेंबर्स हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर ईयू में शामिल नहीं है? 2020 में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इससे यूके बाहर हो गया था। यूके पहले मेंबर था, लेकिन यूके ने क्या किया? खुद को बाहर कर लिया था। पेपर में जब क्वेश्चन बनाया कई बार यूपी विशेष ने कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री ईयू का हिस्सा नहीं है, तो उसमें जो नहीं में शामिल था वो मैंने लिख दिया है ताकि दोबारा आपको पूछे तो भाई आप 27 कंट्री का नाम तो नहीं याद कर पाओगे, लेकिन दिमाग रखना
एक बार गूगल जरूर कर, मतलब EU कंट्रीज का नेम बताना, चार्ट एक बार देख लेना आप लोग। तो उस समय पेपर में क्या था, स्विट्जरलैंड एक जगह था, ओके, और एक जगह पोलैंड था। ये दोनों EU का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये PYQ में पूछा हुआ है, तो मैंने वहां से ढूंढ के लेते आया, ठीक है। तो ये अब देखो, EU की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 1993 में एक मॉस्ट्रिच संधि हुई थी, ध्यान देना है, मॉस्ट्रिच संधि, मॉस्ट्रिच ट्रीटी या मॉस्ट्रिच संधि हुई थी। उसी संधि से इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, 1993 वर्ष 1993 में, ओके, मॉस्ट्रिच संधि। ये बात होगी आपकी। अब इसमें हुआ क्या है कि EU ने कहा कि भैया हम क्या कहते हैं ना कि महिला वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेंस था वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो हमको इसको करना है कम या ख़त्म। तो जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली बिना परमिशन के सोशल मीडिया पे कुछ इनकी फोटो शेयर हो जा रही थी, ठीक है, अपमानजनक फोटो शेयर हो जा रही थी, या वायलेशन की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल जा रही थी। तो भैया ऐसे पे तो नियंत्रण लगाना था, ऐसे पे क्या था, नियंत्रण लगाना था। तो EU ने बोला कि भैया 3 साल का टाइम है, 3 साल के भीतर EU के सारे कंट्रीज इसको अपने पर्सनल कानून में शामिल करेंगे, ठीक है। सेकंड बात, इसमें सजा का प्रावधान कितना है, तो 1 साल से लेके 5 ईयर तक का, 1 से 5 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है, 1 से 5 साल का। 3 साल के अंदर सारे EU कंट्रीज को ये चीज फॉलो करना होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मई माह में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। कहां पे किया गया, आप फोटो को जब जूम करोगे तो आप क्या लिखा है, रॉटरडम में, रॉटरडम नीदरलैंड। तो रॉटरडम नीदरलैंड में, ठीक है, रॉटरडम में इसका आयोजन किया गया, इसका, इस समिट का, वर्ल्ड हाइड्रोजन, ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन यहां पे किया गया, ठीक। तो यही इतना इंपॉर्टेंट भी था, मैंने बस इसी के लिए ऐसे कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लू रेजिडेंस वीजा। ये फ्लैग देख के ही क्या लग रहा है कि ब्लू रेजिडेंस वीजा अभी किसने लाया, तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इसको लेके आया गया, UAE के द्वारा इस ब्लू रेजिडेंस वीजा को जारी किया गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि बेसिकली उनको दिया जाएगा, अच्छा कितने साल तक परमिशन है इसी वीजा प्राप्त करने वाले लोग जो UAE में रह सकते हैं, तो वो है 10 ईयर, भाई 10 साल तक आप रह सकते हो। और ऐसे पर्सनालिटी जिनका संबंध क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण संरक्षण से के संबंध में जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया हो, ठीक है, उनको ये वीजा प्रदान किया जाएगा। तो ब्लू रेजिडेंस वीजा उनको मिलेगा, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। किसके द्वारा जारी किया गया, तो UAE के द्वारा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वास्तव में मतलब बहुत 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 अच्छा सा काम करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करेंगे मेरे भाई आप लोग जरूर ही मतलब सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ठीक है। अब देखिए आसियान को देखते हैं। आसियान अक्सर न्यूज में रहता है। 8 अगस्त 1967 में इसका गठन किया गया था। कब, 1967 में। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, बैंकॉक में। बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई, बैंकॉक ऑप्शन में के समय। इसका HQ कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। अब बताओ बैंकॉक किसकी कैपिटल है, कंट्री बताओ, और जकार्ता किसकी राजधानी है, उसकी कंट्री बताओ। ओके, आसियान कंट्रीज 10 हैं, यहां पे देख लो, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, लाओस। लाओस क्या है, लैंडलॉक देश है। ओके, इंडोनेशिया की एक बार जो द्वीप है उनको गूगल कर लेना, वेस्ट टू ईस्ट इनको रख लेना, पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो आसियान कंट्रीज हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आपका है क्यूडेंगा। क्यूडेंगा ध्यान देना कि एक वैक्सीन है, ठीक है। ये एक क्यूडेंगा एक क्या है, क्यूडेंगा एक वैक्सीन है, ठीक है। क्यूडेंगा ही बचा ना, हाँ क्यूडेंगा। ओके,
ठीक। इस क्यूडेंगा का एक नाम है, वो है टैक 003। टैक 003 पूछे या क्यूडेंगा पूछे, दोनों एक ही नाम है। टैक 003 का ही नाम क्यूडेंगा है। डेंगा से आप समझ जाओगे, ये डेंगू से संबंधित एक वैक्सीन है। डेंगू में क्या होता है हमको पता है भाई, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। ये किस मच्छर, ये एक वायरस बीमारी है जिसका वाहक कौन है, एडीज मच्छर, एडीज मॉस्किटो या मच्छर, इसका क्या है, वाहक है। WHO ने भी क्या किया है, WHO के द्वारा परमिशन दिया गया है कि डेंगू प्रभावित लोग क्या कर सकते हैं, टैक 003 जो है वो वैक्सीन उनको दी जा सकती है। 80% मतलब ये बढ़िया है, 18% रक्षण कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ मैट्रिक्स एम। मैट्रिक्स एम क्या है, मलेरिया से संबंधित एक वैक्सीन है, ठीक है। मलेरिया से संबंधित एक वैक्सीन है जिसकी अभी ये न्यूज में क्यों आई थी, ठीक है, मैट्रिक्स एम, ठीक। मैट्रिक्स एम, एक सेकंड अब ध्यान दीजिएगा मुझे, ठीक है। देखो न्यूज में क्यों आई थी ये, कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI ने क्या किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी एक खेप भेजी कहाँ, अफ्रीकी कंट्रीज में, अफ्रीकी कंट्री में, क्योंकि मलेरिया का ज़्यादा जो प्रभाव है अफ्रीकी कंट्री में देखोगे है। 5 लाख बच्चे क्या है मलेरिया से हर साल यहाँ पे मर जाते हैं। अब देखो एक घरेलू उपाय भी है मलेरिया का, हमको पता है सिनकोना, आपने सिनकोना का नाम सुना, सिनकोना से कुनैन की छाल निकलती है, ठीक है। सिनकोना पीटी में कई बार सिनकोना या कुनैन की छाल, कुनैन का किसका प्रयोग किया जाता है, फूल का, फल का, छाल का, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन के आए हैं। तो कुनैन की छाल का, ठीक है, सिनकोना से प्राप्त होता है कुनैन, इसका यूज किया जाता है। तो कुनैन क्या यानी, क्विनैन, ये एंटी मलेरिया है, ये एंटी मलेरियल, ठीक है, समझो पदार्थ है या छाल है, ठीक है। कुनैन की छाल का प्रयोग एंटी मलेरियल के तौर पे किया जाता है, ठीक है। इसका कारक क्या है मलेरिया का, तो प्लाज्मोडियम परजीवी, ध्यान देना है, प्लाज्मोडियम परजीवी, परजीवी क्या है, कारक है, यानी मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया का वाहक कारक क्या है, परजीवी है। पेपर आता ना कि वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फंगस, तो परजीवी इसके कारक है। वाहक कौन है, तो एक मच्छर है, उसका नाम है एनाफिलीज, देखना एक मच्छर है उसका नाम है एनाफिलीज, ओके। ये दिमाग में रहे, ये आपको तैयार करना रहता है, आप उम्मीद करेंगे तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है चांग 6, ठीक है। चांग 6 क्या है, तो ये चांग से पता चला कि चाइना का है, तो ये चीन का लूनर प्रोब मिशन है, लूनर प्रोब मिशन है, ओके। चीन का क्या है, चीन का लूनर प्रोब मिशन है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि साउदर्न पोल पे, चंद्रमा के साउदर्न पोल पे एक एटकेन बेसिन है, एटकेन बेसिन है, वहां जाएगा, उस बेसिन में उतरेगा, कहां पे है, साउथ पोल पे चंद्रमा के, ओके। वहां जाएगा, ये आपका चांग 6 हो गया, जाएगा वहां से मिट्टी के नमूने लेगा और उसको लेके धरती पे आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या करेगा, धरती पे आ जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते थे कि एटकेन बेसिन का संबंध किससे है, तो साउदर्न पोल, चंद्रमा के साउदर्न पोल से है, ओके। नेक्स्ट आइए PWD 200B, ध्यान देना है, पी नहीं सॉरी, FWD 200B। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, देखो यार यूपीपीसीएस और यूपीआरओ के लिए अभी हमने अपना एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका पीसीएस अभ्यास स्टार्ट किया है। यूपीपीसीएस और आरओ दोनों की ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, और उस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे आरओ के टेस्ट सीरीज की फीस केवल 500 रुपए में और यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज की फीस 1000 में स्टार्ट की गई है। दोनों में फुल टेस्ट कराए जा रहे हैं, 3 फुल टेस्ट है विद करेंट अफेयर, ठीक है। 2 टेस्ट दोनों में करेंट अफेयर के हैं। जो दोस्त दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी फीस 1200 रुपीज, ठीक है, मतलब डिस्काउंट है,
आप जब मैसेज करोगे इस नंबर पे तो आप बोले कि हमको दोनों ज्वाइन करना है, तो आपकी फीस केवल 1200 लगेगी। उनसे पूछना कि सर फीस कितनी है, ठीक है, डिस्काउंट 12 करके 1200 रुपीज हो जाएगी। तो आप चाहो तो हमारे यहाँ आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसे जरूर ज्वाइन करो। और मतलब टीएस को यार अभी बताऊँ हमारी विशेषता क्या है, अभी हमने जस्ट नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, तो जाहिर बात है हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है ना वो एकदम नया टेस्ट सीरीज है, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज क्या है कि पुरानी टेस्ट सीरीज जो बन चुकी है वही लोग वापस उसको एक दो अपडेट करके बेच रहे हैं, ठीक। हमारी 10 की 10 पूरी टेस्ट सीरीज नहीं है और हम उसका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है, जो जीएस और करंट अफेयर का है अभी, ठीक। तो ये नंबर है, आप इस पर संपर्क कर लो। साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस की केवल तैयारी कर रहे हैं या जो जीएस 5 और 6 पे आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है विद इन वीक, ठीक है, प्रयास नाम से। तो डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन चल रही है, इस नंबर पे आप जुड़ सकते हो कांटेक्ट करके। इस बैच की फीस केवल यूपी पीसीएस की 1000 रुपीज है, ठीक है, बातचीत कर लेना। डिस्काउंट यहाँ भी मौजूद है, इसमें डिस्काउंट नहीं मौजूद है, इसकी फीस ही 500 रुपये, ठीक है। तो इस पर आप लोग संपर्क कर लेना। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट जरूरी था क्योंकि बैकअप में जो टीम काम करती है और खुद भी जो काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करेंगे अभी आप लोग टेस्ट सीरीज अगर नहीं ज्वाइन कियोगे तो एक बार जरूर जुड़ो, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनवा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अब देखो FWD 200B क्या है, इसको समझते हैं। तो ये स्वदेशी बम वर्षक दंडना, ये देखो ये क्या, ये एक लड़ाकू विमान दिख रहा है, ये हवाई जहाज है, हवाई यान है। ये बम वर्षक बम की वर्षा करता है इससे, ठीक है। तो ईश्वर ना करे आपके पीछे पड़ जाए, ठीक है। चाल देखोगे तो आपकी चाल बदल जाएगी, 370 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब बताओ ये मानव रहित है या मानव सहित है, ठीक है, मतलब मानव बैठ के चलता है इसमें या मानव नहीं बैठा है, ठीक है, ये आप कमेंट कर सकते हो। ये चीज आप लोग समझ गए। उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है FWD, ठीक है, 200B। ओके, जो क्या, ये वर्षक हवाई यान है। बाह्य ग्रह, अभी एक्सोप्लैनेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक बाह्य ग्रह है जिसका नाम है 55 कैनक्री ई। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो अभी न्यूज में आया है। क्यों, क्योंकि यहां पे वैज्ञानिकों के द्वारा वायुमंडलीय गैसों की प्राप्ति की गई है। वायुमंडलीय गैसें यहां पे मौजूद है, यानी यहां भी जीवन की संभावनाएं दिख रही हैं। तो वायुमंडलीय गैसों की मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको वायग्रह जो आपका 55 कैनक्री ई है, इसका एक अन्य नाम है, इसका एक और नाम है। वो नाम क्या है, तो वो नाम है जैनसेन। ये इसका एक और भी नाम है, ठीक है। जैनसेन इसका क्या नाम है, एक अन्य नाम है। लो साफ साफ लिख दो भाई, जैनसेन अन्य नाम। ओके, ये हो गया एक्सोप्लैनेट। अब देखो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, 1.5 अरब पुराना विशालकाय वायरस अभी मिला है, 1.5, ठीक है, 1.5 अरब वर्ष पुराना। अब देखो ये कहां से मिला है आपको बता दूं, तो आपको एलो नेशनल पार्क के बारे में पता है, पेपर में यूपी पीसीएस कई बार क्वेश्चन बनाई है एलो नेशनल पार्क के ऊपर, क्योंकि ये विश्व का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। ये विश्व का पहला नेशनल पार्क है, कहां पे, यूएसए में। यहीं से इस 150 साल पुराने, ठीक है, सॉरी 150 अरब वर्ष पुराने विशालकाय वायरस की प्राप्ति की गई है, ठीक है, एलो नेशनल पार्क। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है, वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क। ओके, ये हो गया। अब देखो आगे हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अभी बैटी लिप्स चंद्रयानी न्यूज में थी, क्यों, बैटी लिप्स चंद्रयानी न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी भैया। देखो बैटी लिप्स चंद्रयानी क्या है, तो ये एक समुद्री टार्डिग्रेड है, तमिलनाडु से, इसकी तमिलनाडु के सी बीचेस से इसको प्राप्त किया गया है, ठीक है, साउथ ईस्ट तमिलनाडु से। तो ये क्या है, एक मरीन टार्डिग्रेड है, एक समुद्री, ठीक है, एक समुद्री टार्डिग्रेड है।
ओके, ये एक समुद्री यानी मरीन टार्डिग्रेड है। कहां से इसकी प्राप्ति की गई है? तमिलनाडु से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र जो मरीन टार्डिग्रेड्स होते हैं इसको हम लोग जलीय भालू भी कहते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? बैटी लिप्स चंद्रयानी, चंद्रयान 3 के नाम पे इसका नाम, CH चंद्रयान 3 के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है? चंद्रयानी रखा गया है। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पेज खत्म हो गया तो लाओ एक PCS अभ्यास का एक पेज बना ही लेते हैं नीचे। एक सेकेंड टाइम देना। ठीक है भाई, क्लासेस अगर बढ़िया लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी मैं क्लास बना रहा हूँ तो क्लास के बाद फ़ोन करूँगा। ओके, ये बन गया PCS अभ्यास का पेज। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला हमारे लिए क्या है? जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक वो देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है टॉपिक का नाम आपका क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक सेकंड भाई, कोई बार बार मना करने के बाद भी फोन कर रहा है कोई, बाढ़ में जाओ। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, मतलब बोलने के बाद भी लोग फोन कर रहे तो क्या ही बोलेंगे। प्यूसेटिया छपरा जनीरविन, ये क्वेश्चन आता ना कि हाल ही में ये शब्द चर्चा में रहा, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, ध्यान देना, अभी हाल ही में क्या हुआ है? ठीक है, एक छापर ताल है, एक छापर ताल है। छापर ताल कहाँ पे स्थित है? तो छापर ताल आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान से एक स्पाइडर, यानी स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी, मकड़ी की एक प्रजाति पाई गई है। ठीक है, राजस्थान से कि छापर ताल से मकड़ी की एक प्रजाति पाई गई है जो रात में भोजन का शिकार करती है, यानी ठीक है। ये क्या है? इसका एक और नाम है जो प्यूसेटिया छपरा जनीरविन का एक और लोकल नाम है, वो नाम मतलब एक अन्य नाम है, उसका नाम है ग्रीन, ठीक है, लिनक्स, LYNX, ग्रेन लिनक्स स्पाइडर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसका नाम है। ये न्यूज़ में थी। तो एक चीज़ आपको क्या होता था कि भैया हाल ही में चर्चा में रहा, प्यूसेटिया छपरा जनीरविन क्या है? तो ये मकड़ी की एक प्रजाति है, स्पाइडर की एक प्रजाति है, जिसकी हाल ही में कहाँ खोज की गई? जिसकी हाल ही में खोज की गई है छापर ताल, राजस्थान, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका एक और नाम है ग्रीन लिनक्स। ओके, नेक्स्ट, अभी हाल ही में 2 टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व, एक वन्यजीव अभ्यारण्य न्यूज में आया है। ठीक है, जिसके बारे में आपको बताना है। चलो अब बताओ, होमवर्क है ये, तो 2 होमवर्क है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है तो होमवर्क ले लेते हैं। ठीक है, एक आपका है सरिस्का टाइगर रिजर्व, बताओ कहां पे भैया? इसके इर्द गिर्द जितने कंस्ट्रक्शन थे उसको डिमोलिश करने की बात आ गई है। तो सरिस्का TR यानी टाइगर रिजर्व कहां पे है? क्वेश्चन मार्क। एक अभी वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट का, जिसका नाम है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। बताओ भैया ये कहां पे है? इससे मैं आपको बता देता हूं, जो बूढ़ी दिहांग रिवर है वो इससे निकलती है। बूढ़ी दिहांग रिवर इससे निकलती है। ओके, ये दोनों आपका होमवर्क हो गया। ठीक, ये दोनों आपका होमवर्क हो गया। 15 मिनट और क्लास चलेगी, 15 मिनट और क्लास चलेगी, आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या ही बताऊं। इस टॉपिक का नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर। हम्बोल्ट ग्लेशियर। अब देखो, हम्बोल्ट ग्लेशियर न्यूज में क्यों है? ये वेनेजुएला का
अंतिम ग्लेशियर, यानी अब कोई ग्लेशियर बचा ही नहीं है वेनेजुएला के पास। तो भाई ये क्यों खत्म हो गया? आप बोलोगे सर भाई इसको किसकी नजर लग गई? तो हम कहते हैं भाई ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर क्यों खत्म हो जा रहे हैं? तो ये ग्लेशियर के समाप्त होने का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहे हैं कि ग्लेशियर सब समाप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग में वैश्विक उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मन के कारण। ठीक है, वैश्विक उष्मन के कारण क्या हो रही है? वैश्विक उष्मन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन सी हैं अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो भैया वेपर यानी वाटर वेपर, जलवाष्प, वाटर वेपर कारण है। और क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC, ये मेनली जिम्मेदार, ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस है। एक भी वर्ड्स नहीं लिखेंगे ऐसा जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो या पूछा ना जाए, बकवास की चीज एक सेकंड नहीं। ओके, अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का पीटी में एक बार क्वेश्चन आया कि क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्या होगा? सी लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे, तो सी लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो वेदर कंडीशन है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। जो वेदर कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा? जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या होगा भाई? उसमें उत्थान देखने को मिलेगा, बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। वाटर पे इसका क्या रिवर्स में इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसी तरीके, इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है कि भैया ये जो अंतिम ये कहां का है? वेनेजुएला का है। वेनेजुएला का ये ग्लेशियर क्या हुआ था? जुएला, ठीक है, समाप्त हो गया है। और अब ये एक छोटा एक आइस फील्ड के तौर पे शामिल हो गया है, एक आइस फील्ड के रूप में शामिल हो गया है। ठीक है, नॉर्मली आइस फील्ड के रूप में शामिल हो गया है। तो यानी ये अंतिम ग्लेशियर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी एक बड़ा हिस्सा हमको होता है ग्लेशियर का होता है भाई, बहुत बड़े वाले हिस्से ग्लेशियर होते हैं, और जब वो खत्म हो गया, समाप्त, ठीक, तो वो आइस फील्ड बन जाएगा। छोटा सा हिस्से को क्या करेंगे? तोड़ ताड़ के आइस फील्ड बना दो। अभी वो कुछ इंडेक्स आपको बताता हूं, कुछ इंडेक्स आपको बताता हूं। जैसे एक इंडेक्स है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट यानी इंडेक्स, ठीक है, 2024। इसमें ध्यान देना है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो भैया ध्यान देना है, इसमें यूएसए को फर्स्ट रैंक है, यूएसए फर्स्ट है। ठीक है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और इंडिया की इसमें रैंकिंग कितनी है? तो भैया इंडिया की 54th रैंक है। ओके, नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तो भैया 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे हम लोग मनाते हैं 3 मई को। सर्वाधिक प्रेस फ्रीडम कंट्री कौन सी है? तो सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम कंट्री का नाम है आपके नॉर्वे। इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो भैया इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 159th। पिछली बार से इसमें रैंकिंग में 2 पॉइंट का सुधार देखने को मिला है। अब इसी तरीके से क्या है, एक वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आता है, ध्यान देना है, जो कि बताता है कितनी रिमिटेंस यानी कितनी प्रेशर प्राप्त हुआ। तो इस वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में, ठीक है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट है ये। ठीक है, विश्व माइग्रेशन मतलब प्रवासन होता है। इसमें बताया गया है कि भैया 111 बिलियन डॉलर का रिमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ है। और सर्वाधिक रिमिटेंस, ये जो मात्रा है ये सर्वाधिक रेमिटेंस का है, यानी विश्व से सर्वाधिक रेमिटेंस या प्रेशर किसको प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक अभी क्या किया गया है? इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत पेंशनर्स
यानी जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें 5 बैंक्स हैं, ठीक है, और इसके इन 5 बैंक से जो पेंशनर्स हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया गया भाई कि एक जगह जाओ और जो पेंशनर्स को लाभ है वो प्राप्त कर जाए। उसमें बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें SBI है, बॉब बैंक है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है और केनरा बैंक है। और क्या है? केनरा बैंक है। ये 5 बैंक्स हैं जो इस इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल से जुड़े हुए हैं, एकीकृत है। एक क्वेश्चन बन के अभी आ सकता है आपको कि हाल ही में फोन पे ने क्या किया है, श्रीलंका में अपना UPI स्टार्ट किया है। कहां पे? श्रीलंका में अपना UPI स्टार्ट किया है। क्वेश्चन आपसे एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है? नेशनल एम्बेसडर। तो भैया नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? करीना कपूर। अब बताओ, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार कैरोस बुक को दिया गया। किसको? कैरोस बुक को। ठीक है, किसने लिखा है ये बुक? होमवर्क है, कैरोस बुक किसने लिखा है? आज ही के पेपर में आरओ में क्वेश्चन आया था और मैंने वहां पे बताया किसने लिखा है। ठीक है, तो कैरोस बुक। ये तो भैया हो गया आपकी क्लास। उम्मीद करेंगे क्लासेस आपको बहुत बेहतरीन लगी हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी मई महीने की करंट अफेयर को एक साथ मैंने 1 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो बहुत तेजी से कंप्लीट किया हूं। उम्मीद करेंगे आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। और नेक्स्ट किस मंथ की क्लासेस दी जाए वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और नेक्स्ट उसी मंथ की क्लासेस विद इन 15 डे में आपकी कंप्लीट करा देंगे। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि करंट अफेयर से अगर डर खत्म करना है तो सिंगल सोल्यूशन, पीछे अभ्यास।